माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है कि आज मैं इस महान सदन के सामने 3 कानून लेकर उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एक ऐसा मौका है जब हमारा संविधान अगले वर्ष 75 साल पूरे कर लेगा। ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय प्रणाली को गवर्न करते हैं, वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं है, परंतु मुझे कहते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मेरे अंदर आना है। अध्यक्ष जी, आज मैं तलारी रंगैया से लेकर हेमाजी तक 35 सांसदों ने इसके अंदर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो सभी को मैं ध्यान से सुना है। ढेर सारी चीजें ज्यादातर किसी के सुझाव बदलाव के लिए नहीं है, कुछ सुझाव बदलाव के लिए भी है, मगर कुछ चीजें जो उठाई गई हैं उसको मैं मानता हूं कि मेरी स्पष्टता के बाद इनकी चिंता से वो मुक्त हो जाएंगे। और कुछ लोग ओवैसी साहब हो या कोई 1-2 और है जिनकी चिंता ही ऐसी है जो समाप्त नहीं की जानी चाहिए, चिंता उनकी एक कानून से बड़ी है, वो बहुत उचित हुआ। इसलिए ऐसी चिंता का मेरे पास कोई समाधान नहीं है, परंतु स्पष्टता से काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और मैं 3 ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर भी आऊंगा जो मैं बाद में बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने से बनाए थे। जैसा मैंने कहा कि 150 साल पुराने कानून है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश में से जल्दी मिट जाए और नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का रास्ता प्रशस्त हो, इस पर आग्रह रखा। उन्होंने लाल में पढ़कर इसको रखना या नहीं रखना, इसका विवेक के आधार पर निर्णय लिया गया है। और पूरे तीनों कानूनों को मैंने स्वयं लाइन बाय लाइन नहीं, फुल स्टॉप कॉमा में पढ़ा है। 158 सीटिंग मेरे खुद के हुए हैं सुझावों को आमेज करने के लिए और कानूनों को पढ़ने के लिए, और ये सब कर हम ये कानून लेकर आए थे। 11 अगस्त 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इन 3 विधेयकों को मैं यहाँ लेकर आया और आपने उसको गृह विभाग की स्थायी समिति को विचारार्थ भेज दिया। मान्यवर, वहां पर ढेर सारी चर्चा हुई। 10 नवंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राज्यसभा के उपसभापति को दे दी गई और ढेर सारे सुझाव, ढेर सारी टाइपिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स और लीगल प्रोनाउंसिएशन के जो अपभ्रंश थे, ये सब सुधारने के लिए माननीय संसद सभ्यों की समिति ने ढेर सारे विचार रखे। इसलिए उसको जस का तस रखने की जगह मैंने पुराना बिल रिपील कर विड्रॉ कर नया बिल लेकर मैं आज सदन के सामने आया हूं और इतने गहन विचार विमर्श के बाद मान्यवर बिल मैं सदन के सामने रखा है। मान्यवर, मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 कानून आए हैं, न्याय, समानता और निष्पक्षता, ये 3 मूल सिद्धांतों के आधार पर इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो और आने वाले लंबे समय तक
टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशन क्या हो सकते हैं, इसकी कल्पना कर अभी से इसकी कानूनी वैधता के लिए ढेर सारे प्रोविजन किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पहले सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, इसके जगह अब 531 होगी। 177 धाराओं में बदलाव किया गया है, 9 नए जोड़े गए हैं, 39 नए सबसेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइमलाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को निरस्त कर हटा दिया गया है। इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है, 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है, 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं, 6 और धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है। मान्यवर, मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं कि फोरेंसिक साइंस के आधार पर प्रोसिक्यूशन को बल देने का फैसला किया है। बलात्कार की पीड़िता का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड लेना कंपलसरी किया है। कई सारी जगह पे मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कोर्ट पर भी ढेर सारे समय को कम करने के प्रावधान पर हमने डाले हैं। मान्यवर, आज के बाद इस देश में अभी 3 प्रकार की न्याय प्रणाली है, कहीं मेट्रो जज होते हैं, कहीं नहीं होते, कहीं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से लेकर आसाम तक सभी देश में एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली होगी और न्याय प्रणाली का में समानता इसी कानून के माध्यम से आएगी। मान्यवर, इसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का एक्सटेंशन और उसका महत्व और उसको कंपलसरी करने का काम किया है, क्योंकि न्याय प्रणालिका में किसी निर्दोष को अन्याय हो जाए या तो किसी विक्टिम को न्याय न मिले, दोनों किस्सों में हमारी त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है, उसमें अपील का बड़ा महत्व है। आज अपील का निर्णय वो ही लोग करते हैं जो वो गलती जो हुई है, मैंने विक्टिम को लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो ही निर्णय करते हैं अपील करनी या नहीं करनी जिसने ये गलती की है। अब एक स्वतंत्र डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हर जिले में भी बनेगा, राज्य स्तर पे भी बनेगा, जो पारदर्शिता के साथ एक केस में अपील करने लायक है या नहीं है उसका निर्णय करेगा। उसमें पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का केवल और केवल अभिप्राय होगा। निर्णय एक तटस्थ प्रणाली का होगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नाम से यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कई सारे मामलों में तय की है, जैसे इस देश की अदालतों में हेबियस ढेर सारी होती है, परिवारजन जाते हैं, हमारे सगा संबंधी कहाँ है हमें मालूम ही नहीं है, अनिवार्य रूप से हर पुलिस स्टेशन पर रखनी पड़ेगी और एक पुलिस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार करना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह से मैं आगे बाद में बताऊंगा। उनका अधिकार खंड 173, 93 और 230 में दिया है। नुकसान की क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है। 0 FIR को इंट्रोड्यूस किया है। अब कोई भी मुकदमा स्टेट विक्टिम की परमिशन के बगैर, विक्टिम को सुने बगैर कोर्ट सिर्फ स्टेट के कहने पर विड्रॉ नहीं कर सकती। जो विक्टिम है उसको सुनना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्शन को भी सुनना पड़ेगा। विक्टिम को, जो फरियादी है, उसको 90 दिनों में जांच की प्रगति के बारे में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी पुलिस की गई है। FIR, गवाहों के बयान और पुलिस की रिपोर्ट, ये सभी को कंपलसरी कॉपी देने का प्रोविजन इसके अंदर कर दिया गया है। और जांच और मुकदमे के विभिन्न चरणों की पीड़ित अथवा उसके परिवारजनों को जानकारी प्रदान करने के लिए भी हमने ढेर सारे प्रोविजन मान्यवर किए हैं, जिससे मैं मानता हूं कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी और विक्टिम को न्याय मिलने की शुरुआत होगी। अपराधों को बहुत पीछे रखा गया था क्योंकि इसका महत्व ही नहीं था, उनका महत्व अपना शासन चलाना था। जैसे बलात्कार का नंबर धारा 375, 376 था। अब जहां से अपराधों की बात शुरू आती है, इसमें सबसे पहले धारा 63 और धारा 69 में बलात्कार को रख दिया गया है। गैंग रेप को भी आगे लाया गया, बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। किडनैपिंग 359 और 369 था, अब 137 और 140 हुए। ट्रैफिकिंग 370, 370A था, अब 143 और 44 हुए। यानी शुरुआत की डेफिनेशन और प्रोसीजर को छोड़कर सीधा मानव संबंधित, पहले महिला और बच्चे और फिर शरीर संबंधित अपराधों को हमने प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इसी को हम व्यक्ति की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं मान्यवर। और
उसको सुनिश्चित करना ये कानूनों की प्रायोरिटी है। मान्यवर, अंग्रेजों ने बनाया हुआ राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ढेर सारे हमारे आजादी के स्वतंत्र सेनानी, बड़े बड़े हमारे नायक सालों के सालों 6-6 साल तक जेल में रहे। वो कानून अब तक चलता रहा था। विरोध तो करते थे जब ऑपोजिशन में होते थे, मगर सत्ता में आते थे तब इसका दुरुपयोग भी करते थे, हटाने का नाम नहीं देते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोडेस के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। इसलिए जो लोग राजद्रोह हटाकर हम देशद्रोह की धारा लाए हैं, इनको अपने विचारों के कपड़े पहनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात करी है। उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, इसका महत्व है। अगर उद्देश्य देशद्रोह का है तो इसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, और उद्देश्य अगर शासन का विरोध करना है तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उसको वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। अब घृणा और अवमानना, शासन की अवमानना, शासन की घृणा करना, तिरस्कार करना, इसको हटाकर हमने शब्द प्रयोग क्या किया है? सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियां शब्द प्रयोग। और अगर कोई कहता है सशस्त्र विद्रोह, बम धमाके, गोलीबारी और विध्वंसक प्रवृत्ति करने के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए, तो मैं इस विचार से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये जेल में जाने ही चाहिए, सजा होनी ही चाहिए। इस देश में किसी को अधिकार नहीं है। माने, और मैं एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध करना हमने ऐड किया है इस विधेयक में। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है, तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे, जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी। और उनको आयु का अधिकार आधारित वर्गीकरण ठीक नहीं है। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस आएगा। मान्यवर, इसके बाद जेंडर न्यूट्रल कानून बना है। कई जगह पे कई सारी चीजें छूट गई थी। लड़के और लड़कियों के व्यापार जो एक घृणित अपराध है, इसमें सिर्फ लड़कियों का जिक्र था, वहां लड़कों को भी डाल दिया गया है। और आईपीसी की धारा 366A में भी नाबालिग लड़की के साथ बच्चे का भी जिक्र कर इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का हमने प्रयास किया है। मान्यवर, आतंकवादी कृत्य को इतने सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि पर चढ़ने के बाद 75 साल के बाद पहली बार आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा कि यूएपीए में है, और जहां इसकी व्याख्या की है, क्या की है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है इधर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी ध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते
जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया।